गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हर किसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर या एक अप्रत्यक्ष कर, एक कॉरपोरेट टैक्स या फिर एक नगर निगम कर। बताइए, जीएसटी कैसा टैक्स है? तो दोस्तों, जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी बी इज राइट ऑप्शन। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहते हैं, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। क्लियर दोस्तों? जी आप याद रखेंगे, भारत का 122वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि जीएसटी से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं व्यापार शेष, भुगतान संतुलन, व्यापार की संतुलित स्थिति या व्यापार से लाभ। बताइए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यापार शेष, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? लेखा शेष, भुगतान संतुलन, वस्तु शेष या व्यापार शेष। बताइए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार शेष, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी या चीनी उद्योग। बताइए, ऑप्शन के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आता है? तो वस्तुओं का परिवहन, यानी बी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, तृतीय, द्वितीय या फिर द्वितीय और तृतीय दोनों। बताइए, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो तृतीय के अंतर्गत, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जो कि तृतीय क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था और इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, वित्त और अचल संपत्ति, पर्यटक और संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा और सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? बैंक सेवाएं, डेयरी, परिवहन। बताइए, आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं तो डेयरी, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में डेयरी उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में आती है, जबकि जो बैंक सेवाएं और परिवहन है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक। बताइए, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था अभी, तो तृतीय क्षेत्र को, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक। बताइए, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि किस आर्थिक गतिविधि की क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या फिर आपका
लास्ट ऑप्शन है चतुर्मार्गदात्मक क्षेत्रक। बताइए कृषि किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन। जो कृषि आती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अन्य गतिविधियां जैसे खनन, मत्स्य और वानिकी आदि ऐसे उद्योग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड क्षेत्र है तो दूसरी साइड उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सलाहकारी संस्था, मधुमक्खी पालन, जूते का कारखाना। तो हमको ये मिलान करने हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो हमारा मधुमक्खी पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जूते का कारोबार आता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सलाहकारी संस्था आती है। तो पहले का है बी, दूसरे का है सी, तीसरे का है ए। तो आपका राइट आंसर है ए इज राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, या फिर किसी बच्चे की जेब खर्च, या लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, या नए मकान का निर्माण। बताइए राष्ट्रीय आय में शामिल है नए मकान का निर्माण, डी इज राइट ऑप्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, या फिर नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, या फिर किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। बताइए निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना, यानी सी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरण अदायगी में शामिल है किसी मित्र से प्राप्त उपहार, नियुक्त द्वारा निःशुल्क आवास, विदेश से निवल उत्पादन आय, या फिर सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का अंशदान। बताइए अंतरण अदायगी में शामिल होता है किसी मित्र से प्राप्त उपहार, यानी इज राइट ऑप्शन अंतरण अदायगी, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरण आय होती है अनर्जित आय, अर्जित आय, या वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, या फिर एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय। बताइए अंतरण आय क्या होती है? तो अनर्जित आय, एंड इज राइट ऑप्शन। दोस्तों ये एक ऐसी आय होती है जिसमें सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान करती है। दोस्तों यह सरकारी व्यय है लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है क्योंकि वे चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं। तो इस कारण इसका राइट ऑप्शन है अर्जित अनर्जित आय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई? 1989 से 90, 1990 से 91, या फिर 1987 से 88, या फिर 1988 से 89। बताइए समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई थी? दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है 1987 से 88 में की गई थी। इसकी अनुशंसा अर्जुन सेन जो कि गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1984 में की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, या फिर निवल अप्रत्यक्ष करों का मूल्य, या फिर बिक्री का मूल्य, या स्थायी पूंजी के उपयोग का मूल्य। बताइए उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो। दोस्तों उत्पादन के मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और वर्धित मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ एडेड। क्लियर। वर्धित मूल्य जो होता है वो वैल्यू एडेड होता है। इसके बीच अंतर मध्यवर्ती माल यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स के द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। जब आप वैल्यू एडेड को इक्वल करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से तो आपका माइनस होगा वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।